नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस लेक्चर वीडियो में एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लाए हैं। आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट और 11 12 फाउंडेशन है, तो दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, इसके पीडीएफ का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों, हां, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आज के इस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जिसमें आपको फोर्थ कमिंग ऑन कमिंग वीडियोस जो हैं उनके लिंक जो है आपको नोटिफिकेशन की सहायता से भेजे जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ट्रक में तेल से भरा ड्रम रखा हुआ है। ट्रक को त्वरित करने पर तेल की सतह, आप लोगों को पता है कि ट्रक में मान लीजिए हम एक ड्रम रखते हैं जिसमें ऑयल भरा हुआ है। अचानक उस ट्रक को ब्रेक लगावे या उसको एक्सेलरेट करें तो आपको बताना है कि उस ट्रक के अंदर जो ऑयल कंटेनर है, उस ऑयल की लेयर जो है उसकी सरफेस कैसी रहेगी। अप्रभावित रहेगी यानी सेम रहेगी, आगे की ओर उठेगा, पीछे की ओर जाएगा, या वी कैन नॉट से आंसर। देखिए, इसमें एक बेसिक फंडा लगता है, उस फंडे को यूज करना। मान लिया हमने कहा ये हमारे पास में एक ट्रक है, इस प्रकार से ये एक ट्रक बना देते हैं। ये रहा वो ट्रक जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इस ट्रक के अंदर एक आपने कंटेनर रख दिया है ऐसे, ये ऑयल कंटेनर रखा हुआ है, इसमें कंप्लीटली हमने ऐसे ऑयल भर दिया ऐसे। ये देखिए, ये पहले इसकी सरफेस थी ऐसे, जब ट्रक रुका हुआ है तो ये सरफेस इसकी ऐसे है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है कि ट्रक जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, यानी आगे की तरफ एक फोर्स लग रही है, F इज टू ma। आपने देखा होगा जड़त्व का नियम, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वो क्या कहता है कि जब किसी बस को अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, और किसी भी बस जो है उसको एक्सेलरेट किया जाता है, उसको अचानक स्टार्ट किया जाता है, हम पीछे की ओर गिरते हैं। तो इसका सिस्टम क्या है कि ब्रेक जो है वो तो बस पर लग रहा है, तो हम पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। सेम तरीके से जब इस ट्रक को तेज गति से चलाया जाएगा तो ये जो कंटेनर है, ऑयल कंटेनर, इसमें जो ऑयल है उस पर एक छदम बल लगता है। अब बच्चा कहेगा छदम बल किस साइड लगेगा? छदम बल हमेशा उसके विपरीत दिशा की ओर लगता है। तो इस साइड में एक सूडो फोर्स लग रही है, आभासी बल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आप लोगों को पता है कि इसमें एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगी जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg कह दिया। अब आप खुद देखिए, इस तेल के ऊपर में दो प्रकार की फोर्स लग रही है, एक पीछे की तरफ और एक डाउनवर्ड। तो परिणामी बल जो होगा हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस परिणामी बल के विपरीत दिशा में लगने के कारण जो ऑयल कंटेनर है उसमें ऑयल का लेवल कैसे होगा? देखिए, ये कंटेनर है, अब पीछे की तरफ बल लग रहा है तो ये ऑयल ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे, यानी पीछे की तरफ लगने वाला बल F हो गया, नीचे की तरफ लगने वाला बल W हो गया, और विपरीत दिशा के अंदर में परिणामी बल लग रहा है इस साइड में, जिसके कारण पानी की जो ऑयल की लेयर है वो ऐसे बन जाएगी। यानी आप कहोगे जो ऑयल है वो पीछे की तरफ जाएगा उसमें। तो आप ढूंढ लीजिए कौन सा। पहला कह रहा है इफेक्टेड नहीं होगा, दूसरा कह रहा है आगे की तरफ जाएगा, तीसरा कह रहा है कि राइज बैकवर्ड। तो आप लोगों को पता है कि जिस साइड में रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, परिणामी बल लगता है, ऑयल कंटेनर उसी साइड मूव करेगा। क्लियर? तो 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट, साम्यावस्था के लिए आवश्यक गुण है। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड आता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। आप लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या जरूरी है? इक्विलिब्रियम होने के लिए जरूरी है किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल जो है, टोटल फोर्स 0 होनी चाहिए। अगर किसी भी पिंड पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का प्लस अगर 0 हो जाता है तो हम कहेंगे वो साम्यावस्था में। फोर्स 0 होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? आप कहोगे F इजिकल्स टू होता है ma, तो ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब m इंटू a, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। तो मैथमेटिक्स में आपको जैसे पता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो या तो फर्स्ट नंबर 0 है या सेकंड नंबर 0।
हमें पता है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब त्वरण जो है वो जीरो होना चाहिए। तो आपसे अगर कोई कहे कि कोई भी पिंड साम्य अवस्था में है, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उसका त्वरण शून्य होना चाहिए। तो आंसर तो हमारे पास ये हो गया। अब कई बार आपसे कोई पूछता है कि संवेग का मान शून्य हो, यह जरूरी क्यों नहीं है? तो देखिए, अगर पहले पे चर्चा करें तो आपको पता है F इजिकल्स टू dp अपॉन dt, ये होता है हमारे पास में। अब F की वैल्यू जीरो है, जैसा कि साम्यावस्था के लिए आवश्यक है, तो F जीरो है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब P इजिकल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप चीज क्या कहोगे, साम्यावस्था में संवेग जीरो हो यह जरूरी नहीं है, संवेग कांस्टेंट हो तो भी काम चल जाएगा, इस वजह से ए को कैंसिल आउट किया है। फिर हमारे पास में आता है गतिज ऊर्जा का मान शून्य होना चाहिए। तो आपको फॉर्मूला पता है, F इजिकल्स टू होता है हमारे पास में du अपॉन dr। अब सेम वही कंडीशन है, F की वैल्यू जीरो करनी है। F की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब ऊर्जा जो है वो कांस्टेंट हो। तो आप कहोगे साम्य अवस्था में किसी पिंड की ऊर्जा, एनर्जी जीरो नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट आना चाहिए, यहां जीरो दे रखा है, इस वजह से गलत है। वेग शून्य होता है, वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो बच्चा कई बार धोखे में आ जाता है कि साहब चल नहीं रहा, इसका मतलब वो साम्य अवस्था में। तो देखिए, आपको पता है ए इजिकल्स टू होता है डीवी अपॉन dt, और ए की वैल्यू हमें जीरो चाहिए। यहां देखिए, तो ए जीरो कब आएगा, जब v क्या होगा, कांस्टेंट। तो v कांस्टेंट होगा तो भी वो बैलेंस कंडीशन में ही कहा जाएगा। तो आप कहोगे किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये तीन कंडीशंस तो गलत साबित हुई, और एक करेक्ट कंडीशन क्या है, उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। 27 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट 28th, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की सतह से यानी h ऊपर जाने पे, एट हाइट h, यानी ये जो हमारे पास में है ये h है, h ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान उसी पृथ्वी पर मान का आधा होगा यदि। अब सवाल ये कह रहा है आपसे कि मान लो ये हमारे पास में पृथ्वी की सतह हो गई, सरफेस ऑफ अर्थ, यहां से कितनी हाइट पर हम जावें कि इस जगह पर जो ग्रेविटी है वो धरती पर ग्रेविटी की हाफ हो जाए। अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है, जी हो गई, यानी कितनी हाइट पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की हाफ हो जाती है। तो आप लोगों को पता है कि हाइट के साथ में ग्रेविटी रिड्यूस होती है, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास में है, जी डैश इज इक्वल्स टू जी एच अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बेसिक हमारे पास में एक फॉर्मूला है। अब इसी को हम अगर यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों देखिए, आपसे कह रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की ग्रेविटी की हाफ होनी चाहिए, g/2 हो गया। तो g/2 इज इक्वल्स टू जी, ये बन जाएगा h अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल आउट, स्क्वायर हटा दो, 1 हो गया √2 इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास r प्लस एच इक्वल्स टू √2 इंटू एच। इसको यहां शिफ्ट करो, r इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1h, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां लाके h कॉमन लेते तो ये बनता। अब h निकालना, इसको नीचे शिफ्ट करो, h इज इक्वल्स टू r अपॉन √2 माइनस 1। अब बच्चा क्या करता है, इसको देखता है और यहां पर मिलान करता है। बच्चा कहता है सर मैच ही नहीं कर रहा, तो इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो रूट हटाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे √2 + 1 और √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको परिमेयकृत कहते हैं, रैशनलाइज करना। तो ऊपर तो r √2 + 1 हो जाएगा, और नीचे देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 माइनस 1 1। तो h इज इक्वल्स टू आप कहोगे r रूट में 2 + 1, ये हमारे पास आंसर बना। इतनी हाइट पर अगर हम जावे तो ग्रेविटी जो है अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी की हाफ हो जाएगी। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है, सामने आपके दिख रहा है 28 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, यदि एक उपग्रह अपनी कक्षा में अचानक रोक दिया जाता है, यानी जिस किसी भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसको सडनली हम वहीं रोक देते हैं, जो पृथ्वी की सतह से
पृथ्वी की त्रिज्या के समान ऊंचाई पर घूम रहा है। मैं डायग्राम साथ साथ बना दूं ताकि आप इजी वे में इसको सॉल्व कर पावे। देखिए क्या दे रखा है, ये मान लो पृथ्वी की सतह हो गई, ये वो उपग्रह की कक्षा हो गई। ये कह रहा है आपसे हाइट जो है इस सैटेलाइट की अर्थ की सरफेस से कितनी है, अर्थ की रेडियस के बराबर। अब यहां पर कोई भी एक सैटेलाइट है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए स्वतंत्र है। अब ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा ऐसे, ये नीचे आएगा डाउनवर्ड ऐसे, और एक टाइम बाद में धरती पर गिर जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर टकराने पर इसकी चाल कितनी होगी, जब ये अर्थ की सरफेस को हिट करेगा तो उस समय उसकी स्पीड हमने कितनी मान ली, v डैश। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ग्रेविटेशन चैप्टर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले वो वहां था अब कहां होगा। दो केसेस अगर कंपेयर किए जाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण इसको यूज किया जाता है। तो आपने कहा ये हमारे पास ए पोजीशन है, ये हमारे पास बी पोजीशन। मैं ऐसे कह सकता हूं टोटल एनर्जी ए पोजीशन पे किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी बी पोजीशन के। ऊर्जा संरक्षण ये कहता है अब ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बी पॉइंट पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे। मैं बिल्कुल बेसिक चीज लिख रहा हूं उसमें। अब आपसे कह रहा है कि ए पॉइंट पे उपग्रह जो है वो गति करना बंद हो गया है, यानी इंजन बंद हो गया, स्टॉप हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब देखिए इसको मैं लिखूं माइनस जी एम एम अपॉन, अब स्मॉल आर है यानी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, तो रेडियस हो गया आर और हाइट भी हो गई आर, तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहां पर 2r, ओके, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे। बच्चा कहे सर हमें पता नहीं, ये तो कैलकुलेट करना है, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, तो वी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी प्लस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है। अर्थ की सरफेस पे आ गया है तो सेंटर से डिस्टेंस आर होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस जी एम एम अपॉन हो गया आपके पास कैपिटल आर। अब यहां से ये वी डैश निकालना, तो देखिए इस वैल्यू को उठा के यहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस जी एम एम अपॉन 2r, और ये बन जाएगा प्लस जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू आपके पास में है हाफ एम वी डैश स्क्वायर। देखिए सबसे पहले इस m को कैंसिल आउट कर देते, कॉमन खींच लो इसमें से, तो आप कहोगे कि जी एम अपॉन आर कॉमन आ रहा है, अंदर बचा -1/2 और +1 इक्वल्स टू आपके पास में है हाफ वी डैश स्क्वायर। एलसीएम लेवे इसका जी एम अपॉन आर, और यहां बन जाएगा आपके पास 2 यानी 1/2 हो गया इक्वल्स टू हाफ वी डैश स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। वी डैश इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटा दीजिए, अंडर रूट बन जाएगा जीएम अपॉन आर। अब देखिए जीएम अपॉन आर, ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, आपको पता ही है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कक्षीय चाल का। अब जी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है। जी आपके पास होता है 6.67 10⁻⁻11। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं। एम इज इक्वल्स टू पृथ्वी जो है हमारे पास उसका मास 6 × 10⁻24, रेडियस जो होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर हो गया। अब ये सारी वैल्यूज डालोगे तो 8 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। अब बच्चा कह रहा है सर 8 तो है नहीं, तो लमसम हमारे पास 7.919 दे रखा है, तो वी डैश इज इक्वल्स टू 7.919, और ये होगा किलोमीटर पर सेकंड में। तो देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मीटर पर सेकंड भी दे रखा है और किलोमीटर पर सेकंड भी दे रखा है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड तो कछुआ चाल हो जाएगी हमारे पास, तो आप कहोगे किलोमीटर पर सेकंड इस स्पीड से धड़ाम से जमीन पे आके गिरेगा। तो 29 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है ग्रेविटेशन का। 1 केजी चीनी शक्कर जो है वो कहां पर मैक्सिमम प्राप्त होगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, एक होती है हमारे पास द्रव्यमान, मास जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, पर एक होती है मात्रा जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी।
मात्रा क्या है? एक ऐसा द्रव्यमान है जिसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे लिखा जाता है W इज इक्वल्स टू, मात्रा लिखेंगे यहां पर, क्वांटिटी इनटू जी। अब ये 1 किलोग्राम भार चीनी तोलनी है, तो इसका मतलब W जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट कर दी इसने। भार जो होता है वेट, उसकी यूनिट होती है केजी भार, किलोग्राम भार, तो W जो है उसको इसने कांस्टेंट कर दिया, 1 kg भार ही चाहिए, इक्वल्स टू हमारे पास क्या बना? मात्रा इंटू जी। अब जी को शिफ्ट करो नीचे, तो क्वांटिटी जो होगी आपके पास में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना है? जी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चीनी जो है, शक्कर, उसकी मात्रा मैक्सिमम चाहिए, यानी इसकी मात्रा मैक्सिमम होने के लिए ग्रेविटी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी ग्रेविटी सबसे कम जहां पर होगी उसकी मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी। तो आपको पता है ग्रेविटी मिनिमम जो होती है वो इक्वेटर पर होगी, इक्वेटर पर, जिसको आप कहोगे भूमध्य रेखा पर। तो सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा पर 1 किलोग्राम चीनी खरीदना हमारे फायदे का सौदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटी है वो मिनिमम होने के कारण 1 किलोग्राम मात्रा ज्यादा आएगी। तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन क्या होगा? उत्तरी ध्रुव पर नहीं, भूमध्य रेखा पर। तो बी ऑप्शन हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, केपलर्स लॉ का फॉर्मूला है और थर्ड लॉ को टच करता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर जरूर पूछते हैं दोस्तों। क्या कह रखा है? मंगल से सूर्य ग्रह के मध्य की जो दूरी है वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी की 1.5 टाइम्स है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस सूर्य और मंगल ग्रह मार्स जो है, इनका जो डिस्टेंस है वो 1.5 टाइम्स है। किसका? डिस्टेंस सूर्य और पृथ्वी के। तो आप लोगों को पता है कि मंगल ग्रह सूर्य से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू अर्थ। क्लियर? सूर्य के परित मंगल ग्रह द्वारा एक परिक्रम करने में आवश्यक वर्षों की संख्या कितनी है? आपको पता है कि अर्थ का टाइम पीरियड तो 365 दिन का है, एक वर्ष का है। तो मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ हम यूज करेंगे, T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। डिपेंड करता है कि R1 आप किसको कंसिडर करते हो। मुझे पता है कि मार्स के लिए टाइम पीरियड निकालना है, मंगल ग्रह के लिए आवर्त काल निकालना, तो T1 में मंगल ग्रह को मान लेता हूं। तो T हो गया हमारे पास T1 मंगल ग्रह डिवाइडेड बाय T2 हो गया आपके पास में पृथ्वी के लिए, और ये पूरा आपके पास में स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 हमारे पास में मंगल ग्रह का डिस्टेंस है, और R2 हमारे पास में जो है वो पृथ्वी का डिस्टेंस हो गया, और यहां पर बन गया होल क्यूब। अब देखिए, R मंगल ग्रह का डिस्टेंस 1.5 टाइम्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, T मंगल ग्रह डिवाइडेड बाय एक वर्ष हुआ पृथ्वी के लिए, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1.5 इंटू R पृथ्वी, तो पृथ्वी की तुलना में इतना हुआ, तो ये लिख दिया हमने R पृथ्वी, और ये बन जाएगा आपके पास में क्यूब। कैंसिल आउट हो गया, इस 2 को यहां से हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा इसमें। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, 1.5 का क्यूब 3 बार होगा, तो T मंगल, मैथमेटिक्स की कलाबाजियां हैं, तो पहले आप क्यूब कर दीजिए, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, और पावर हो गई 1/2। तो रूट में आपको पता 2 का पेयर बन के बाहर आता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1.5 बाहर आ गया, अंडर रूट 1.5 अंदर रह गया। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लमसम हमारे पास में, जैसे देखिए रूट 1.5 है, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 1.21 के आसपास, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.21, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लमसम 1.85 के आसपास वैल्यू टच करेगी इसमें, यानी 1.85 वर्ष, यह आंसर आएगा। तो मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी की तुलना में 1.85 वर्ष, लगभग 2 वर्ष के आसपास का समय लगता है। 31 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। 32 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, न्यूट्रल पॉइंट को टच करता हुआ क्वेश्चन है। समान त्रिज्या R के 2 ठोस गोलीय ग्रह जिनके द्रव्यमान 4m और 9m है, उनके मध्य केंद्र से एक दूसरे को 6r के डिस्टेंस पर जोड़ा जाता है।
4m द्रव्यमान के एक ग्रह से कोई भी हमारे पास में ये जो, अब ये आपके पास में है लगभग m हो गया, ये m द्रव्यमान के एक प्रक्षेप्य को भारी ग्रह की ओर भेजा जाता है, तो हल्के ग्रह से बिंदु की दूरी दूरी आपको यहां पर d मान ली है। d क्या होगी? जो प्रक्षेप्य का गुरुत्वीय बल शून्य होगा, यानी दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। जैसे आपको पता है कि इंडिया ने एक लूनर एक्सपेरिमेंटल के लिए चीज भेजी है, जिसको हमने सूरज पर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहां से भेजा है, तो उसको कहां पर सेट किया जाएगा? तो सूर्य के सतह पर तो उसको उतारा नहीं जा सकता, एक ऐसे लैग्रेंजियन बिंदु पर छोड़ दिया जाएगा जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहां से सूर्य उसे अपनी ओर खींच नहीं सकता, यानी वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। तो ऐसा न्यूट्रल पॉइंट आपको इन दोनों के बीच में ढूंढना है। तो मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा दूं आपको। ये दो पिंड हो गए हमारे पास में, और इन दोनों को मैच करती हुई एक लाइन आपको दे रखी सेंटर से। ये पहले का मास हो गया हमारे पास में 4m, दूसरे का मास आपके पास में है 9। इन दोनों के मध्य सेंटर को टच करता हुआ डिस्टेंस हो गया 6r, ये आपके पास में। फिर आपसे पूछा है न्यूट्रल पॉइंट बताना है किससे? हल्के वाले ग्रह से। तो मान लिया यहां से ये न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास में x हो गया, हालांकि इसने d का है, मैं x मान लेता हूं इसमें। तो आप कहोगे x इज इक्वल्स टू, ट्रिक होती है इसकी, जिस पिंड से न्यूट्रल पॉइंट को कैलकुलेट किया जा रहा है उसको ऊपर रखते हैं रूट में। तो आपको 4m से निकालना है, तो अंडर रूट आपके पास में आएगा 4m होल डिवाइडेड में, दोनों के मास को एडिशन कर देंगे, 4m प्लस करके अंडर रूट 9m मल्टीप्लाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 6r। बस इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ गया। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 2 अंडर रूट m, सेम तरीके से नीचे 2 अंडर रूट m प्लस 3 अंडर रूट m मल्टीप्लाई करके हो गया 6r। अब देखिए रूट m कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6r, 6 2 जा 12, r हो गया डिवाइडेड बाय 5, काटोगे इसको तो 2.4r, यानी जो हमारे पास हल्का पिंड है उससे न्यूट्रल पॉइंट है 2.4r डिस्टेंस पे। तो 2.4r डिस्टेंस देखिए ये दे रखा। अब मान लो आपसे पूछता भारी पिंड से, तो 6r में से 2.4 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो नियर अबाउट मेरे पास 3.6r के आसपास बनता। तो 32 का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए भुजा के एक वर्ग के 3 कोनों पर m द्रव्यमान के 3 समान द्रव्यमान स्थित हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है, तो मैं साथ साथ के अंदर में डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, इसमें कह रहा है कि 3 किनारों पर हमने 3 समान द्रव्यमान यानी m m और m रख दिया, और ये m है, ध्यान रखना m, और साइड जो दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है? a दे रखी है सभी, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि चौथे कोने पर इकाई द्रव्यमान, एक ऐसा मास रख दिया जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट मास हो गया हमारे पास में। तो इस पर लगने वाले आकर्षण बल का मान बताना, यानी इस मास पर ये तीनों जो पिंड हैं फोर्स लगा रहे, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? तो देखिए आप ये कह सकते हो इस पॉइंट पे ये तीनों फोर्स लगा रहे हैं, तो तीनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम दो दो को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक नाम दे दिया, इसको O कह दिया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया सी। तो मैं रूपरेखा आपको बता दूं किस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके कारण लगने वाली फोर्स, ठीक है, फिर निकालेंगे इसके कारण लगने वाली फोर्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो यहां से निकलेगा। तो पहला काम ये करते हैं, इसको F1 कंसीडर कर ले, इसको F2 कंसीडर कर दिया, और ये रिजल्टेंट F हो जाएगा। और क्योंकि ये एंगल आपके पास में कितना है? 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट F की वैल्यू कैसे निकलेगी? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, वेक्टर फॉर्मूले को ले लिया, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो 2F1 F2 कॉस थीटा के कंपोनेंट को हमने हटा दिया इसमें से। अब देखो F1 हमारे पास में क्या है? F1 है इन दोनों के मध्य लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स G, मास इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम F2 की वैल्यू सेम आएगी, GM अपॉन मास 1 है, और ये हो गया a स्क्वायर, पुट कर दो वैल्यू, तो F इज इक्वल्स टू, अब डायरेक्ट आप देखो
जब ये दोनों सेम है तो मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा F1/√2, ऐसी चीज बनेगी मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूं, ये वैल्यू यहां डाल दूंगा, तो F की वैल्यू आ गई आपके पास √2 GM/, ये बन गया आपके पास A², फर्स्ट इक्वेशन कहती है। अभी तो हमने निकाला है इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण। अब देखिए तीसरा पिंड तैयार बैठा इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए। अब जब वो फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स ऐसे लगाएगा, देखो मैं अलग से बना रहा हूं, हल्का सा, थोड़ा ऊपर नहीं बनाया, मैं दूर बनाया, ऊपर में आप देख नहीं पाते इसको। अब ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर में F3, तो F3 कैलकुलेट कर लें, तो देखिए क्या बन जाएगा, F3 इज इक्वल्स टू GM मास 1 है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये A है ये A है, तो ये डायगोनल जो विकर्ण हमारे पास में है इन दोनों का स्क्वायर से निकलेगा तो A√2 हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा A√2 और स्क्वायर बन गया, तो कितना बन जाएगा, ये आपके पास आएगा GM/2A², ये फोर्स हुई। अब आप खुद देखिए F इसी डायरेक्शन में लग रहा है, F3 इसी डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ने से। तो हम कहेंगे अतः परिणामी बल जो रिजल्टेंट होगा वो F प्लस F3 से निकलेगा। क्यों, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो जाएंगे। F की वैल्यू कितनी है आपके पास में, √3 GM/A², प्लस करके √2 है, सॉरी ये 3 लिख दिया मैंने, 2 है ये, और प्लस करके हो जाएगा हमारे पास में GM/2A², जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन खींच लो, आप कहोगे GM/A² कॉमन आ गया, कितना बनेगा, √2 + 1/2। अब ये आंसर आ रहा है, तो ये आंसर हमें ढूंढना है किसमें, GM/A² √2 + 1/2, GM/A² √2 + 1/2, ये आंसर। √2 + 1/2 है, पर यहां √2 लगा दिया इसने, इसमें दोनों में रूट लगा दिया, इसमें रूट इसमें लगाया इसमें नहीं लगाया, तो 33 का करेक्ट आंसर हमारे पास में कितना हुआ, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 34 में दे रखा है, एक कण को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पलायन करवाया जाता है, यानी ऊपर की ओर फेंकते हैं, और इस प्रकार से फेंका गया, उसकी स्पीड जो है पलायन वेग की 1/4 है उसकी, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान कितना होगा, साफ आपको पता है कि पलायन वेग के 1/4 स्पीड से हमने इसको फेंका है, तो सीधी सीधी सी बात है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त नहीं होगा, किसी एक हाइट पे जाके रिटर्न बैक हो जाएगा। तो कितनी हाइट पे गया हमें ये कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाऊं और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपको ये दे रखा है कि हमारे पास में दो अलग अलग भाग ऐसे हो गए, ये चीज पृथ्वी की सतह पर किसी भी पिंड को हमने ऊपर फेंका, v = एस्केप वेलोसिटी के 1/4 स्पीड से, 1/4 से, ये हो गया हमारे पास। यहां से जब आप फेंकोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, मान लिया यहां तक गया ये h हाइट पे, और यहां जाने के बाद में ये वापस नीचे की ओर लौट आया, क्लियर। तो हमने कहा यहां पर इसकी जो स्पीड थी वो ve/4 है, और इस जगह ये पृथ्वी के केंद्र से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, क्योंकि सतह पर रखा हुआ, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है इस पॉइंट पे जब पृथ्वी सतह से h हाइट पे है, जो केंद्र से r + h हो जाएगा, और यहां जाने के बाद वापस लौट आ रहा है, इसका मतलब यहां पर वेग 0 हुआ, क्योंकि जब कोई चीज वापस लौटती है तो आप कह सकते हो उसका वेग 0 होगा। सेम फंडा अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, अगर दो अलग अलग कक्षाओं को टच करता हुआ कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो आप कहोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। मान लो ये मेरे पास ए पॉइंट हो गया और ये मेरे पास बी पॉइंट हो गया, दे क्या रखा है इसमें, तो आप कहोगे टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर इक्वल होगी हमारे पास में टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे, ठीक है। अब ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा के मान की बात करें तो 12 mv², v² कितना है, ve/4 इसका स्क्वायर, तो ve/4 इसका स्क्वायर, यानी ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 12 mv² और वेग कितना था ve/4, प्लस करके हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी -gmm अपॉन करके, इस जगह पे जब रखा हुआ है तो सेंटर से डिस्टेंस r है तो r हो गया, इक्वल्स टू बी पॉइंट की बात करें तो वहां पर गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी क्योंकि लौट रहा है वापस इसमें। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा -gmm
अपॉन हो गया आपके पास R प्लस H। अब बच्चों देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को जितना इजी वे में आप कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पलायन वेग की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एस्केप वेलोसिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है √2GR, ये फॉर्मूला होता है। और या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला होगा मेरे पास √2GM/R। तो बच्चा का ये कन्वीनियंट फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो ये आपके पास आएगा ½ m, नीचे तो हो गया 16 और ऊपर जो आपके पास बनेगा ये रूट हट जाएगा तो 2GM अपॉन हो गया आपके पास में R, माइनस करके GM/M/R इक्वल्स टू -GMM/R प्लस H। अब इनमें से जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो, देखो 2 से 2 कट गया आपके पास में, GMM कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट साइड में बचेगा कितना हमारे पास में, 1/16R, ये बच गया, -1/R इज इक्वल्स टू -1/R प्लस H। अब इसमें आपको क्या करना, इस H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास में 16R, ये बन गया 1 माइनस करके यहां पर आ जाएगा आपके पास में 16 इज इक्वल्स टू -1/R प्लस H, ये बन गया। तो ये आपके पास में आया -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा आपके पास में 15R प्लस 15H इज इक्वल्स टू 16R। मेरे प्यारे बच्चों इसको यहां शिफ्ट करो, 15H इज इक्वल्स टू 16R माइनस 15R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R हो गया, और H इक्वल्स टू हो गया R/15। यानी पृथ्वी की त्रिज्या का 1/15 हाइट जो है उसको टच करके वापस लौट आएगा। अगर मैं उस पिंड को पलायन वेग का 1/4 दे दूं तो R/15 कौन सा हमारे पास, देखिए बी ऑप्शन जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 34 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट 35 में देखिए थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ दे रखे हैं 2 और आपसे पूछा है कि इस ग्राफ के अंदर में कौन सा आइसोथर्मल होगा और कौन सा एडियाबैटिक। आप लोगों को इतना पता है, सिंपल सी चीज है कि ढाल जो होता है स्लोप, रुदोष्म जो है उसका ढाल, रुदोष्म का एडियाबैटिक का, वो आपके पास में गामा टाइम्स होता है किसका, ढाल समतापीय का, समतापीय का। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक रुदोष्म होगा, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल यानी समतापीय होगा। अब देखिए ए और बी की बात करें तो ए जो है इसका स्लोप कम है, बी का स्लोप ज्यादा है, तो ए आपके पास में हुआ समतापीय, समतापीय। बी जो है आपके पास में इसका स्लोप आपको ज्यादा दे रखा है, तो बी आपके पास में हो जाएगा रुदोष्म। ठीक है, रुदोष्म को मैं रेड कलर से लिख रहा हूं उसमें। सेम तरीके से बी जो है आपके पास में उसका ढाल ज्यादा है, तो डी आपके पास में हो जाएगा रुदोष्म एडियाबैटिक, मान ली बात। अब सी जो है उसका स्लोप कम है, इसका मतलब ये आपके पास में होगा समतापीय, आइसोथर्मल, समतापीय। अब ये आपसे कह रहा है बताइए किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये कह रहा है कि ए और बी समतापीय होंगे। ए और बी समतापीय गलत, क्योंकि ए और बी तो अलग अलग है। ए और सी समतापीय होंगे, ए और सी समतापीय होंगे बिल्कुल, और बी और डी रुदोष्म होंगे, बिल्कुल मैच कर रहा है बी ऑप्शन। और भी चेक कर, ए और डी समतापीय है, ए और डी समतापीय है, गलत, क्योंकि डी समतापीय नहीं। लास्ट ए और सी रुदोष्म है, ए और सी रुदोष्म नहीं है, ए और सी क्या है, समतापीय है। तो आप कहोगे 35 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट 36 में क्या दे रखा आपके पास में, एक बेसिक फंडा। कई बार क्या होता है बच्चा इनके फॉर्मूलेस मिस कर जाता है, तो मैं आपको बताया था कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं इस चीज में। एक आदर्श गैस को 27 डिग्री पर रुदोष्म रूप से संपीड़ित किया जाता है, एडियाबैटिक फॉर्म में कंप्रेस्ड करते हैं, कि उसका आयतन वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम का, प्रारंभिक आयतन का 8/27 हो जाता है। गामा की वैल्यू 5/3 है, तो आपको बताना है कि तापमान में कितनी वृद्धि हुई। देखिए साफ आपको सॉल्व किया हुआ है कि भाई ये जो क्वेश्चन हमारे पास में है
ये क्वेश्चन रुदोष्म निकाय के लिए है, रुदोष्म निकाय के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और रुदोष्म निकाय जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको रिलेशन दे रहा है किसमें? टेम्परेचर, तापमान तथा आयतन, वॉल्यूम, इनमें आपको रिलेशन चाहिए। तो सीधी सी बात है कि वैसे तो पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, अब यहां पर टी और वी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं टी और वी का रिलेशन होता है T1 वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब दो अलग अलग कंडीशंस की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1। देखिए, जब तक जो चीज निकाल रहे हैं उसको साइड बैक नहीं कर देते, एक साइड नहीं कर देते, तब तक वैल्यूज नहीं डालनी है। आपको दे क्या रखा? 27 डिग्री, यानी T1 की वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री। तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे, 273 प्लस 27 इट विल बी 300 केल्विन। तो T1 आ गया मेरे पास, वो लिखा हुआ। V1 की वैल्यू में V मान लेता हूं, इनिशियल वॉल्यूम V है, बाद में 8/27 कर दिया, यानी V2 की वैल्यू आपके पास में हो गई 8/27। किसका? V का। T2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और गामा आपको दे रखा है 5/3। अब ये सारी वैल्यूज वहां डालेंगे, उससे पहले जो निकालना है उसको साइड कर देते हैं। तो V2 को यहां शिफ्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा ये? T2 इज इक्वल्स टू T1 V1 अपॉन V2, ये इसके नीचे सेट होगा तो गामा माइनस 1। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए यहां कर रहा हूं मैं इसको, T2 इज इक्वल्स टू T1 कितना है? 300, ये हो गया। फिर उसके बाद V1 कितना है? V। V2 आपके पास में है 8/27। V मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, गामा माइनस 1, और गामा की वैल्यू आपके पास है 5/3 माइनस 1। तो V से V कैंसिल आउट, 27 ऊपर चला जाएगा। T2 इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई 27/8 हो गया ये हमारे पास, 27/8, और ये हो जाएगा 5/2 अब देखिए 1/3 जो है इसका मतलब है क्यूब रूट है, तो 27 का घनमूल 3 क्यूब रूट, और 8 जो है उसका क्यूब रूट 2 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/3 से सॉल्व करें तो T2 इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई 3/2 लिख दिया, और ये स्क्वायर हो गया मेरे पास। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 300 मल्टीप्लाई 9/4। अब आप सॉल्व कर लो, इसको काटो इससे, ये आ जाएगा 75। 75 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 7 63 67 675 केल्विन, यानी T2 की वैल्यू 675 केल्विन। देखिए सी ऑप्शन आपके पास में सही आ गया। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको बेसिक फंडा फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, देन पुट करना है। अब यहां तो इसने केल्विन में पूछ लिया, चाहे तो ये सेल्सियस में पूछ सकता था, तो 273 इसमें से माइनस करते तो सेल्सियस हमारे पास बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या है? फिर कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है। एक आदर्श गैसीय ऊष्मीय इंजन कार्नोट साइकिल के अनुसार इतने और इतने टेम्परेचर के मध्य काम करता है। आपको पता है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है ये हमारे पास T1 है, और जिसकी वैल्यू कम है ये आपके पास T2 है, सिंक का टेम्परेचर। यदि उच्च तापमान पर इतने कैलोरी ऊष्मा अवशोषित की है, यानी सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब की है, तो इंजन द्वारा कार्य में परिवर्तित ऊर्जा कितनी होगी, कितना वर्क डन दिया। तो दक्षता जो है उसके फॉर्मूले की हम बात करें, दक्षता 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, एक फॉर्मूला W अपॉन Q1 भी होता है। ठीक है, मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दूंगा। अच्छी बात है, कैलोरी में ही दे रखा और कैलोरी में पूछा है, जूल में और कैलोरी में कन्वर्ट करना होता तो आपको मल्टीप्लाई करना होता 4.18 से। तो देखिए 1 माइनस T2 की वैल्यू है, अब ये दे रखा है 127, तो हम कहेंगे 127 जो है इसको प्लस कर देंगे 273 से, होल डिवाइड। T1 227 है, तो 227 को हम प्लस कर देंगे 273 से, इक्वल्स टू W आपके पास कितना है ये कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय Q1 कितना है 6 इंटू 10⁴। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 1 माइनस ये 300 400 और ये हो गया 400 500 इक्वल्स टू W अपॉन 6 इंटू 10⁴। सॉल्व कर लो इसको, ये कैंसिल आउट हो गया,
ये 5 में से 4 गया 1, 1/5 इज इक्वल्स टू W/6 इंटू 10⁴। इसको यहां शिफ्ट कर दो। W इज इक्वल्स टू 6/5 और ये हो जाएगा इंटू 10⁴। ये कटेगा 1.2। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1.2 10⁴ कैलोरी। इतना वर्क डन ऑब्टेन होगा आपको इस इंजन से। तो 1.2 इंटू 10⁴ यानी सी ऑप्शन हमारे पास 37 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट 38 देखिए, आपको एक सिंपल सा ऊष्मा गतिकी के पहले नियम का एक न्यूमेरिकल दे रखा, बेसिक सा। क्या पूछा उसने? यदि 110 जूल ऊष्मा एक गैसीय निकाय को दी जाती है, यानी आपसे ये क्या कह रहा है कि dq की वैल्यू है, किसी सिस्टम को हम 110 जूल ऊष्मा दे रहे हैं, मान ली बात, जिसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 40 जूल है, यानी इंटरनल एनर्जी जो है इस हीट के कारण वो 40 जूल है। तो आपसे कह रहा है किए गए बाहरी कार्य का मान कितना होगा, एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट करना है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। dq की वैल्यू 110, dw हमें कैलकुलेट करना है प्लस 40, शिफ्ट करो इस साइड में। dw इज इक्वल्स टू 110 माइनस 40, मेरे प्यारे बच्चों इट विल बी 70 जूल, 70 जूल का वर्क डन होगा। तो बी ऑप्शन आपके पास में 38 का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट 39, ऊष्मा गतिकी का सेकंड नियम जो है वो आपको दे रखा है। ये आपके पास में मान के चलें कि क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है उस पर बेस्ड है, रेफ्रिजरेशन का। अब रेफ्रिजरेशन में क्या दे रखा है, एक रेफ्रिजरेटर -10 डिग्री सेल्सियस और +27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। आपको पता होना चाहिए जिसका टेम्परेचर कम है वो सिंक का टेम्परेचर है। तो T2 की वैल्यू आपको दे रखी है -10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करें -10 + 273, इट विल बी 263 केल्विन, ये बन गया। और T1 हाई टेम्परेचर सोर्स का है, यानी रेफ्रिजरेटर के बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे इसको 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास में 300 कैलोरी। ओके, अब आपसे कह रहा है कि तो बताइए गुणवत्ता गुणांक का मान कितना होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू कितनी होगी। आपको बता रखा रेफ्रिजरेटर में ये होता है T2/T1 माइनस T2। अब T2 की वैल्यू है 263 और यहां T1 हमारे पास में है 300 माइनस 263, ये ऊपर तो 263 आ जाएगा और नीचे आपको पता है कि ये लगभग 37 के आसपास है। अब जब आप इसको काटोगे तो ये 7 बार कैंसिल आउट होगा इससे, तो नियर अबाउट आप कह सकते हो 210, 7, यस बिल्कुल 7.1 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो देखिए 39 का करेक्ट आंसर हमारे पास में है ए ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फिर कार्नोट इंजन। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं कि थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई फंडा आपको क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका सही रिवर्ट आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फंडामेंटल्स दुरुस्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर RC सर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जिस किसी भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को आप परचेस कीजिए, तो सारे थियोरिटिकल कंसेप्ट जो हैं उस कोर्स में आपको दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, एक कार्नोट इंजन W/Q का मान, यानी दक्षता एक तरह से 1/6 है, यदि सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं। अब पहले की बात कर रहा है कि दो चीजें दे रखा है इसमें, देखिए पहले और फिर बाद की बात कर रहा है। पहले वाले में क्या चीज थी कि मान लो सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। आपको W/Q जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 1/6 दे रखी है, ठीक है। अब ये कह रहा है सिंक का टेम्परेचर 62 कम करते हैं, तो हमने कहा ठीक है, सिंक का टेम्परेचर T2 था उसको -62 कर दिया हमने, ओके। तो इस अनुपात का मान दुगुना हो जाता है, तो W/Q जो है इसकी वैल्यू डबल हो जाती है।
तो डबल होने का मतलब 2 से गुणा कर दो, 1/3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बताइए सोर्स जो है उसका टेम्परेचर कितना होगा। T1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसको यूज करें, इसको यूज करें, दोनों को कंबाइन करें, रिजल्ट आपके सामने। देखिए आपको पता है दक्षता का फॉर्मूला होता है 1 - T2 अपॉन T1, और ये फॉर्मूला भी होता है W अपॉन Q। तो आपको क्या दे रखा है, W अपॉन Q की वैल्यू है, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको, देखो 1 - T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1/6। इसको यहां शिफ्ट करो, T2 अपॉन T1 को यहां लाओ, तो 1 - 1/6 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। इसको जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5/6। तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू आई 5/6। ये कब, जब पहले की बात कर रहे हैं उस सिस्टम की। अब हम यही चीज इस सिस्टम के लिए लगाएंगे, तो फॉर्मूला सेम वही है, 1 - T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू W अपॉन Q हो गया। ठीक है, तो अब आप कहोगे इसको T1 डैश कह देता हूं क्योंकि चेंज कर दिया हमने इसमें, और ये भी हो गया T2 डैश चेंज हो गया, और ये हो गया W अपॉन Q, वैल्यू डाल देंगे। 1 - T2 की वैल्यू कितनी होगी इसमें, T2 - 62 होल डिवाइडेड बाय T1 डैश, ये निकालना आपको इसमें, इक्वल्स टू करके W अपॉन Q की वैल्यू कितनी कर रहा है, 1/3 कर रहा है। अब देखो दोस्तों, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। T1 डैश को अलग अलग कर देता हूं मैं दोनों पे। ठीक है, तो हम कहेंगे एक काम करते हैं ऐसे, 1 माइनस, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा इजी गोइंग कर देते हैं आपके लिए। इसको मैं डैश हटा देता हूं यहां से, क्योंकि मुझे क्या करना है, कुछ चीजें यहां से यहां उठा के रिप्लेस करनी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये हो गया हमारे पास में T2, देखो बॉक्स बना रखा है मैंने, T2 अपॉन T1 माइनस T2, सॉरी माइनस करके ये हो जाएगा आपके पास में 62 अपॉन T1 इक्वल्स टू 1/3। तो मैंने क्या किया इसमें, इस T1 को दोनों के पास अलग अलग कर दिया। बच्चे बोले ऐसा क्यों किया, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये जो वैल्यू मेरे पास में है इसकी वैल्यू 5/6 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस, बॉक्स में है ये ध्यान रखना, 5/6 माइनस 62 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1/3। अब आप इसको सॉल्व करो, T1 निकालना है। पहला काम तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो 1 माइनस 5/6 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 62 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1/3। देखो बच्चों, 62 अपॉन T1 को यहीं छोड़ दो, इन दोनों को उठा के यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा 62 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1 प्लस 5/6। एक साथ एलसीएम लेंगे सबका, नीचे एलसीएम 6 आ जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे 2, यहां डिवाइड करेंगे 6, यहां डिवाइड करेंगे 5, 5 और 2 7, 7 में से 6 गए 1, 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T1 इज इक्वल्स टू 62 इंटू 6 हुआ, तो ये हमारे पास 12 का 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा आपके पास में, और 36 37 372 जो है। अब बच्चा कहेगी आंसर किस में है, केल्विन में है, तो 372 केल्विन आया है। तो आपसे पूछ रहा है कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर कितने हैं, तो मैं कहूंगा T1 की वैल्यू 372 केल्विन है, जबकि सारे ऑप्शन जो है आपके पास में सेल्सियस में, एक ही केल्विन का है जिसमें ये मैच नहीं कर रहा। तो पहला काम क्या करेंगे, T1 को हम कैलकुलेट करेंगे किसमें, आप इसको सेल्सियस में, तो मैं यहां लिख देता हूं T1 इज इक्वल्स टू 372 में से माइनस कर देंगे 273, तो साफ आपको पता ये 99 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो T1 हमारे पास 99 आएगा। तो देखो 99 इसमें दे रखा है। ठीक है, बच्चा का T2 कैसे निकालेंगे, इस T1 की वैल्यू यहां एलिमिनेट कर दूं यहां पर, तो यहां से T2 आ जाएगा, तो मैं यही लिख देता हूं, देखो T2 इज इक्वल्स टू कितना है, 5/6 इंटू T1 हो जाएगा 372, इसको काटो, 6 6 जा 36, 1 बच गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 310 हो गया, 310 केल्विन। अब 310 केल्विन T2 आया है, तो सेल्सियस में बदलना, 273 से माइनस करेंगे, T2 इज इक्वल्स टू 310 माइनस 273, मेरे प्यारे बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस। 37 और 99, 37 और 99 बी ऑप्शन। 40वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट,
41 डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। समतापीय और रुद्धोष्म की बात करते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक रुद्धोष्म का ढाल स्लोप गामा टाइम्स ज्यादा होता है आइसोथर्मल यानी समतापीय से। रुद्धोष्म वक्र का ढाल गामा गुना होगा समतापीय वक्र के ढाल से। तो 41 का डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसको हमने कहा ए ऑप्शन। 42 क्वेश्चन, अब देखिए ये जो हमारे पास में है ये आपके लाइट टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ये मान लिया हमने एक विजन लाइन बना दी, यहां पर एक लड़का है और उसको यह कहा है कि 2 मीटर से ज्यादा कोई डिस्टेंस ये नोट नहीं कर पा रहा है। ये हो गया 2 मीटर, ठीक है, यानी ये फार पॉइंट है, इसका दूर बिंदु है, इसके आगे किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो हम एक काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखेंगे जो अनविजिबल है, जहां नहीं देख पा रहा। अब वस्तु को मैं यहां रख दूं तो लेंस की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट होगी, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कौन सा इसको लेंस फिट बैठेगा। तो वस्तु आपने यहां रखी, इसका मतलब ये हो गया आपके पास यू, यहां से लेकर यहां तक वस्तु हो गई है, ठीक है। अब इमेज हमें बनानी है इस जगह पे, तो आप कहोगे यू जो है यहां रखा हुआ है, इस जगह पर सारी चीजें उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो यू आपके पास में क्या होगा, इन्फिनिटी। और साइन कन्वेंशन है, लेफ्ट साइड की सभी चीजें माइनस लेंगे, तो यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। वी की वैल्यू प्रतिबिंब यहां बनाना है इसको 2 मीटर पे, तो दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो वी आपके पास में हो जाएगा -2 मीटर। एफ की वैल्यू निकालनी है, बोर्ड पे आंसर हमारे पास मैच कर जाएगा। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/-2 माइनस 1/-इन्फिनिटी, जीरो हो गया आपके पास ये। तो f इज इक्वल्स टू कितना आया, -2। f की वैल्यू -2 आ गई। ये देखिए जो 0 0 दे रखे हैं ना, तो ये कॉमा है बीच के अंदर में, यानी सेपरेशन दे रखा, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं है इसमें, अथवा अथवा और करके। f की वैल्यू -2, बच्चा कह रहा है कि -2 इसमें मैच कर रहा है। अब साथ में पावर भी पूछी हुई है, तो पावर इज इक्वल्स टू आपको पता है 1/f होता है, 1/-2 इट विल बी -0.5 डायोप्टर। तो आप कहोगे इस आदमी को जो लेंस दिया जाएगा वो लेंस हमारे पास में होगा अवतल, जिसको आप कहते हो कॉनकेव। पहली चीज, उसकी फोकल लेंथ होगी 2 मीटर और उसकी पावर होगी -0.5 डायोप्टर, यानी बी ऑप्शन जो है 42 का हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट 43 सिंपल क्वेश्चन, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता यानी ऑब्जेक्ट पीस जो है उसकी मैग्निफिकेशन दे रखी है MO इज इक्वल्स टू 7। फिर उसके बाद कह रहा है यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो 35 हो जाए, तो बताइए अभिनेत्रक यानी जो आई पीस है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी। तो एक बेसिक फंडा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसका टोटल मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता ऑब्जेक्ट पीस और आई पीस की मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एम की वैल्यू 35 दे रखी है, MO 7 है और ME की वैल्यू कैलकुलेट करनी, नीचे शिफ्ट करो, ME इज इक्वल्स टू 35/7। मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 5। तो आप कहोगे मैग्निफिकेशन आई पीस की हुई 5 हमारे पास में, तो देख लो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो आपके पास 43 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। 44 क्या दे रखा है इसमें, F फोकस दूरी और D व्यास के द्वारक वाला एक लेंस I तीव्रता का एक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। ये आपके पास में एक इस प्रकार से कोई लेंस है D व्यास का, ये पूरा दे रखा आपको D यहां पर, क्लियर, क्योंकि गोल अंडा बनेगा तो ये डायमीटर हो गया हमारे पास में। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये है। इससे जो लाइट गिर रही है उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है इमेज, उसकी तीव्रता I है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा लेंस के केंद्रीय भाग में D/2 व्यास के द्वारक को काले कागज से ढक दिया जाए। तो सेम हम ऐसा कैसा लेंस यहां बनाते हैं,
बस इस बार हम क्या कर रहे हैं, आधे भाग को कवर कर रहे हैं इसमें। ये हमने आधा भाग कवर कर दिया और जो कवर्ड पार्ट हमारे पास में है वो हो गया इसमें d/2। ठीक है, ओके। अब ये कहना चाह रहा है कि आधे कागज से कवर कर दिया है तो लेंस की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की तीव्रता पर क्या असर पड़ेगा, एफ डैश और आई डैश क्या होंगे। चार ऑप्शन आपको दे रखे। सबसे पहले एक चीज देखिए, फोकस दूरी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो वो लेंस मेकर फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं एक छोटी सी जगह। लेंस मेकर फॉर्मूला आपको क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है कि फोकस दूरी तीन ही तरीके से चेंज हो सकती है। या तो आप माध्यम का अपवर्तनांक चेंज कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो बच्चा कहेगा पहले भी लेंस ग्लास का था, अभी भी ग्लास का है, माध्यम चेंज नहीं किया तो म्यू चेंज नहीं हो। R1 R2 लेफ्ट साइड और राइट साइड की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब R1 R2 को हम कट आउट करें इसमें। तो आप कहोगे ना तो R1 बदला, ना R2 बदला, ना म्यू बदला, इसका मतलब एफ डैश की वैल्यू तो सेम वही रहेगी जो पहले थी। तो f/2 नहीं होगा, f रहेगा, f रहेगा, 3f/4 नहीं। इतना मुझे बता गया कि मेरा आंसर जो है वो बी और डी के बीच में। अब तुक्का नहीं लगाना इस चीज में, ध्यान से देखना। रही बात तीव्रता की, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ एक्सपोज्ड पार्ट, एरिया ऑफ एक्सपोज्ड पार्ट, यानी वो भाग जो प्रकाश के लिए द्वारक का काम करता है, खुला हुआ है, उस पर डिपेंड करेगी तीव्रता। तो पहले हमारे पास में तीव्रता कितनी थी, बाद में एक्सपोज्ड पार्ट कितना हो गया, उस अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब देखिए, तो आप कहोगे आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका एरिया, तो ये तो व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो रेडियस जो होगा इसका वो हमारे पास में d/2, तो हम कहेंगे पाई r स्क्वायर, तो r हो गया d/2 का स्क्वायर। आई प्रोपोर्शनल पाई d स्क्वायर अपॉन कितना हुआ 4, यानी कुछ भी कवर करने से पहले इस समय तीव्रता जो मिल रही थी वो पाई d स्क्वायर अपॉन 4 से निकलती। अब हमने ये भाग कवर किया, पहले तो ये निकालेंगे कवर किए हुए भाग का एरिया कितना है, इसका ये निकाल रहे हैं हम इसमें। ठीक है, कवर्ड पार्ट का एरिया A इज इक्वल्स टू, तो पाई हो गया हमारे पास में, ये है व्यास, इसका आधा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपके पास रेडियस। तो आप कहोगे d/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में, ये लमसम हम कहेंगे ये बनेगा आपके पास में पाई d स्क्वायर अपॉन 60, ये बनेगा। ठीक है, यानी इतना पार्ट आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब रिमेनिंग पार्ट हमारे पास में कौन सा बचा है वो लेंगे हम इसमें, यानी शेष बचा हुआ भाग। तो ये वाला भाग बचा है शेष, तो इसको मैंने ए डैश कह दिया। ए डैश इक्वल्स टू कैसे होगा, टोटल में से इसको माइनस करेंगे, तो टोटल एरिया कितना था आपके पास में, ये लिखा हुआ है पाई d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई d स्क्वायर अपॉन 16। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कवर करने के बाद शेष एरिया बचा कितना मेरे पास, उस अकॉर्डिंग तीव्रता तय होगी। तो पूरे में से इस काले वाले के एरिया को माइनस कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, देखिए नीचे हो जाएगा मेरे पास 16, भाग लगाओ ये होगा 4 पाई d स्क्वायर, माइनस करके ये बन जाएगा पाई d स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास में 3 पाई d स्क्वायर अपॉन हो गया आपके पास 16। अब इतना एरिया खुला है लाइट के लिए, अब ये क्या करेगा, ये लाइट की कितनी इंटेंसिटी आपको देगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे आई डैश इक्वल्स टू, ये सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, इतना एरिया खुला हुआ है इसके लिए, तो 3 पाई d स्क्वायर अपॉन 16। ढकने से पहले तीव्रता इतनी थी, ढकने के बाद तीव्रता इतनी, अब कितनी हो गई, दोनों की तुलना कर दे, डिवाइड कर दो आप इसमें, तो आप कहोगे आई डैश अपॉन आई इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में लिखा हुआ 3 पाई d स्क्वायर अपॉन 16, और ये लिखा हुआ हमारे पास में पाई d स्क्वायर अपॉन 4। पाई d स्क्वायर कैंसिल आउट, ये इससे कटेगा 4, ये बचेगा 3/4, और i को यहां शिफ्ट करो,
आई डैश इज इक्वल्स टू 3/4 आई। तो हम ये कह सकते हैं कि ढकने के बाद जो अब तीव्रता प्राप्त होगी वो 3/4 होगी हमारे पास पहले की। तो 3/4 आपके पास ये आ रही है। फोकस दूरी चेंज नहीं हुई, इंटेंसिटी 3/4 हो जाएगी, यानी 44 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। देखिए पूरे फंडामेंटल तरीके से आपको समझाया है, तो बेसिक कंसेप्ट समझना है। वो तो कह देगा कि 1/4 ढक दिया, 3/4 ढक दिया, फंडा याद होगा तो कैसे भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। अभिसारी लेंस की बात करें अगर हम इसमें, तो आपको पता है कि ये एक उत्तल लेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 80, तो प्लस में होती है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक अवतल लेंस, एक हमारे पास में कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 50, माइनस में होती है, एफ डैश कह देता हूं, माइनस में 50 सेंटीमीटर। इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है, तो कॉम्बिनेशन की पावर बताइए। तो पहले फोकस दूरी निकाल दे। जब दो लेंस को संयोजित करते हैं तो हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो मैं ये कह सकता हूं 1/f कॉम्बिनेशन 1/f1 कितना है 80, f2 कितना है -50। एलसीएम ले डालो इसका, तो ये आपके पास में आ जाएगा 400 के आसपास में, लगभग 400 हो गया। इससे भाग लगाओगे तो 5, तो माइनस आ जाएगा, इससे भाग लगाओगे 8, तो -3 हो गया हमारे पास 400। ये आई वैल्यू किसकी? एफ सी। रिवर्स कर दो, -400/3। ये वैल्यू निकली आपके पास में एफ। क्लियर? सेंटीमीटर में है, किसमें है ये? सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों डाटा सेंटीमीटर में दे। पावर अगर निकालनी है और एफ की वैल्यू सेंटीमीटर में हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं 100/f। तो देखिए 100/ -400/3 कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा -3/4। या तो -3/4 लिखो या -0.75 डायोप्टर लिखो। डायोप्टर तो आप कहोगे इतना बन जाएगा, तो पॉइंट्स में निकाला तो -0.75 डायोप्टर। 45 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट 46, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण है, ऐसे कॉनकेव मिरर हो गया, आपको दे रखा है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट हो गई हमारे पास। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई थी। U इज इक्वल्स टू हो गया -15 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण इसका 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर वास्तविक प्रतिबिंब, अब कहीं भी बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, तो हमने कहा 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज उल्टी होती, इन्वर्टेड, तो ये प्रतिबिंब हो गया हमारे पास। हाइट ऑफ इमेज ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ओके। आपको बताना है इस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, एफ की वैल्यू, ठीक है। आपको पता है कि दर्पण फॉर्मूले में एफ निकालने के लिए यू दे रखा, जब तक वी नहीं आएगा आप नहीं निकाल पाओगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी आवर्धन क्षमता, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई की वैल्यू कितनी हमारे पास में, ये हो गई नीचे की तरफ दे रखी है, तो -3। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है 1.5। साइन कन्वेंशन बता चुका हूं मैं आपको, ऊपर प्लस होते हैं और नीचे क्या होंगे, माइनस होंगे। ये कैंसिल आउट होगा तो आपके पास में आएगा -2, तो m की वैल्यू हो गई आपके पास -2, ठीक है। अब हमें पता है कि m का फॉर्मूला और होता है, जिसको हम कहेंगे V/U इज इक्वल्स टू -2 कह दिया। अब मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं, V इज इक्वल्स टू -2U हो गया हमारे पास में। क्लियर? तो आप कहोगे U की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, अब -15 नहीं रखेंगे तो ये तो प्लस आ जाएगा, जबकि इमेज जो है वो भी लेफ्ट में है,
तो v की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, -2 इंटू 15, v इज इक्वल्स टू हो गया -30 सेंटीमीटर। अब आप खुद देखो, u है, v है, f निकालना है, तो दर्पण फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दोस्तों ध्यान रहे, लेंस फॉर्मूले में यहां पर माइनस आता है, जबकि दर्पण फॉर्मूले में प्लस आता है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना है, -30 -15। ये देखिए एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये बन गया -1 और ये बन गया -2, तो -3/30 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/10। तो आप कहोगे f जो है इसकी वैल्यू आएगी 30, सॉरी f की वैल्यू आएगी आपके पास में -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो है इसकी वो -10 सेंटीमीटर होगी। कौन सी, देखिए आपको साफ क्लियर साइन कन्वेंशन के हिसाब से दे रखा है 20, यहां इसको 10 देना चाहिए था, थोड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन में। 46 का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट 47 में क्या दे रखा है, एक सूक्ष्मदर्शी को किसी बिंदु पर फोकसित किया जाता है और फिर उस बिंदु पर 6 सेंटीमीटर मोटी और 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट को रखा जाता है। बिंदु को फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना खिसकाना पड़ेगा, तो एक डायग्राम की सहायता से समझाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास में दे रखा है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गई या कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो आपके पास में कितने डिस्टेंस पे था, मान के चलो ये d डिस्टेंस पे था, d दूरी पे था, यहां से हम पढ़ रहे हैं इसको। अब हमने इसके ऊपर में क्या कर दिया, एक 6 सेंटीमीटर मोटा ग्लास स्लैब रख दी, तो मैं कलर चेंज करके दूसरे कलर से बना दूं। अब इसके ऊपर मैंने ग्लास स्लैब रख दी ऐसे, ठीक है। ये आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू इसकी दे रखी है कितनी, 1.5, ग्लास का बना हुआ। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी बिंदु के ऊपर में कोई ग्लास स्लैब रख देते हैं तो वो चीज ऊपर उठ जाती है। जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि पानी से भरे ग्लास में सिक्के को रख दे तो सिक्का उठा हुआ दिखाई दे, सेम वही फंडा है कि इस बिंदु के ऊपर अगर आपने ग्लास स्लैब रख दी तो ये बिंदु क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जितना ये बिंदु ऊपर शिफ्ट होगा दोस्तों उतना ही इसको पीछे ले जाना पड़ेगा। तो हमने कहा मान लो ये कितना शिफ्ट हुआ हमारे पास में, d' शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब बच्चा का इस तरह एक बात बताइए, कैसे पता चलेगा कि कितना हमें इस माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू d/d' कह दिया मैंने इसमें, क्लियर। तो म्यू की वैल्यू 1.5 हो गई और d जो है ये आपको डिस्टेंस दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, 6 हो गया, और d' निकालना इसमें, तो d' इज इक्वल्स टू हमारे पास में 6 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये 60 हो गया हमारे पास, इसको खींचो इसमें, ये बन जाएगा 4। तो आप कहोगे कि ये जो डॉट है ये 4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। अब ये 4 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 सेंटीमीटर आपको इसको पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 47 का ए ऑप्शन हुआ दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश का कांच ग्लास दे रखा है, ये 1.5 है, ये कुछ नहीं है इसके बाद, ठीक है। में वेग इतना है और किसी निश्चित द्रव में प्रकाश की स्पीड इतनी है, तो हवा के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। एक सिंपल सा फंडा आता है हमारे पास में, मैं इसको डायग्राम की सहायता से आपको समझाऊं। ये मेरे पास में कोई भी सतह होगी, एक साइड में मैंने ग्लास मान लिया यहां पर, जिसका μ1 आपको दे रखा है 1.5, इसमें प्रकाश की चाल दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां कोई दूसरा मीडियम है, हमें नहीं पता कौन सा माध्यम है, μ2, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, पर इतना पता है कि इसमें जो लाइट की स्पीड है वो 2.5 10⁸ है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसका अपवर्तनांक बताइए, तो स्नेल्स के लॉ को जो है हमने वेलोसिटी की फॉर्म में कैलकुलेट किया था, तो ऐसे लिखा था, देखो μ1 v1 इज इक्वल्स टू μ2 v2। μ1 की वैल्यू हमारे पास 1.5 है,
V1 आपके पास 2 इंटू 10 की घात 8 हो गया। μ2 हमें नहीं पता कितना है। V2 की वैल्यू आपके पास में हो गई 2.5 इंटू 10⁻8। अब देखो इसको शिफ्ट करो नीचे, तो μ2 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 10 की घात 8 हो गया, और ये 2.5 इंटू 10⁻8 कट गए आपस में। इसमें पॉइंट हटाओगे 30 बन जाएगा, तो 30/25, 5 से काटो 6/5, आपका आंसर आएगा 1.20। तो जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.20, यानी 48 का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन दोस्तों। 49, जब प्रकाश की किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो यह विक्षेपित हो जाती है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान का आधा हो जाता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट का हाफ हो जाता है। तो हम कहेंगे R इज इक्वल्स टू कितना है, I/2। ठीक है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा, स्नेल्स लॉ आप लोगों को पता है, म्यू इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में sin I अपॉन sin R। अब देखो इसमें आपसे पूछ रहा है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ रहा है, तो I को गायब नहीं करना, R को हटाना है इसमें। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R की वैल्यू पुट करो, sin I अपॉन sin I/2 लिखा जा सकता है। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो यहां 2 लिखा हुआ है तो यहां 1 लिखा हुआ। अब अगर ये मैं 2 हटा दूं 1 कर दूं तो आधा आधा आ जाएगा यहां पर। तो सेम इसको अगर मैं खोलूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 sin I/2, और ये बन जाएगा cos I/2 डिवाइडेड बाय आपके पास बना sin I/2। ये कैंसिल आउट हुआ, आपके पास में बना 2 cos I/2। इस I की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को पहले शिफ्ट करेंगे नीचे, तो ये बन जाएगा μ/2 इज इक्वल्स टू cos I/2। अब 2 से 2 काट मत देना कहीं आप, इसमें cos को शिफ्ट करोगे तो I/2 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स μ/2 हो गया, और 2 को यहां शिफ्ट कर दो, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स μ/2। ये हमारे पास में बन गया I का रिजल्ट। तो I इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स μ/2। ढूंढ लो आप कितना है, 2 cos इनवर्स μ/2। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ए ऑप्शन जो है 49 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, एक समतल कांच स्लैब को विभिन्न रंगों वाले अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। एक ग्लास स्लैब है, ऐसे रख दिया, 4 कलर हैं, कौन सा, ये हो गया हमारे पास में ब्लू, ये हो गया दूसरा हमारे पास में वॉयलेट, पर्पल कह रखा है, मैं वॉयलेट कह देता हूं इसको। ठीक है, ये हमारे पास में है ग्रीन, ये आपके पास में है रेड कलर। अब सवाल पूछ रहा है कि इनमें बताइए कि सबसे कम कौन सा रंग उठेगा इसमें। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, ये हमारे पास में डेप्थ मान लो इसकी डी हो गई। ठीक है, अब कितना ये उठेगा, कितना आभासी गहराई दिखाई देगी। मान लो मैंने कहा कि डी डैश आभासी गहराई है। ठीक है, डी डैश आभासी गहराई है, तो हम बात करेंगे म्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी डैश। ठीक है, अब डी डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा, डी अपॉन म्यू हो गया। ठीक है, जितना डी डैश का मान ज्यादा होगा उतना कम उठेगा। डी डैश क्या है मेरे पास, मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो इस हिसाब से, ये जो है ना, ये मैं कहूं मान लो ये इतना उठा तो डी डैश ये है इसका, ये मान लो इतना उठा तो डी डैश ये है इसका, ये मान लो यहां उठा तो डी डैश ये है इसके लिए, ये मान लो इतना उठा तो डी डैश ये है इसके लिए। तो जितना डी डैश का मान कम होगा ज्यादा उठेगा, और जितना डी डैश का मान ज्यादा होगा उतना वो कम उठेगा। क्लियर है, हमें ये निकालना, उठने का मतलब ये निकालना है आपको, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान रहे इसमें, ये डी डैश की उल्टी वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको पता है कि म्यू जो होता है वो आपके पास में 1 अपॉन लैम्डा पे डिपेंड करता है। आपको पता है विबग्योर 7 कलर है, VIBGYOR, तो आंसर या तो वॉयलेट होगा या रेड होगा, ये बीच वाले कचरा पट्टे नहीं होंगे इसमें।
तो मैं आपसे एक काम करता हूं, मैं रेड कलर की बात करता हूं पहले। रेड कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर का लैम्डा अगर सबसे ज्यादा है तो आप कहोगे इसके लिए म्यू का मान सबसे कम होगा। म्यू का मान सबसे कम होगा तो डी डैश की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो डी डैश की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ये गैप कम होगा। तो इसका मतलब अंतराल जो है वो कम होगा, और अंतराल अगर कम होगा तो हम कहेंगे कम उठेगा, ये इसमें कम उठेगा। ठीक है, आंसर तो आ गया, पर बैंगनी को भी चेक कर लेते हैं। वॉयलेट कलर की अगर मैं बात करता हूं तो वॉयलेट कलर में लैम्डा सबसे कम 3800, इसका म्यू सबसे ज्यादा, और म्यू सबसे ज्यादा होगा तो डी डैश सबसे कम होगा, और डी डैश अगर जितना कम होगा ये गैप उतना ज्यादा होगा। तो आप कहोगे अंतराल उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें अंतराल ज्यादा। तो आपको तो ये पूछ रहा कम से कम उठावा होना चाहिए, तो कम से कम उठावा कौन से रंग के लिए होगा, रेड कलर। यानी 50वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो आपके पास में है डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये था आज का बेहतरीन इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का कलेक्शन। दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हां दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर का मोबाइल ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप जिस किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियोस जो हैं उनको आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।